हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुकु। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने सी कलेक्शन से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना पहला उपन्यास देवदासी। देवदासी चैप्टर 42। कार्तिकेय और मूर्ति और लक्ष्मी नीलवेणी को लेकर अस्पताल जाते हैं। वहाँ के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर रंगनाथन नीलवेणी के लिए कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लेकर सिटी स्कैन रूम में जाते हैं, जहाँ नीलवेणी को पहले से ही सुलाया गया था। कार्तिकेय डॉक्टर के हाथों लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन सुपरवाइज़र को जाकर दे देता है। सुपरवाइज़र प्रिस्क्रिप्शन लेकर इन सभी को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद सिटी स्कैन होने के बाद वार्ड बॉय नीलवेणी को स्ट्रेचर पर एमआरआई रूम में ले जाता है। एमआरआई रूम के दरवाजे से लक्ष्मी ने अंदर झांका। बड़ी सी लंबी गोल सिलेंडर वाली मशीन थी, जिसके अंदर नीलवेणी को डाल दिया गया था। लक्ष्मी देखकर हैरान हो गई। कार्तिकेय ने उसकी हैरानी को भांप लिया। डरो मत लक्ष्मी, यहाँ शहर में अस्पतालों में ऐसी ही बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जिससे हमारे शरीर में कहीं भी कोई अंदरूनी चोट, किसी भी प्रकार से शरीर में कुछ अलग हो रहा हो तो वो सब इन मशीनों से पता चल जाता है। तुम देखना, अक्का के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी हमें, और तुम्हारी अक्का जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी मूर्ति मजाकिया मूड में दोनों के बीच टपक पड़ता है। भाई, तू कहे तो तुझे भी डाल दो उस मशीन में, तो तेरे अंदर भी जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर कार्तिक एक टेढ़ी सी हंसी हंसता है। क्या मूर्ति, अस्पताल में भी मजाक? ये सुनकर लक्ष्मी भी शर्मा जाती है। भाई, मजाक करने के लिए हमेशा सही वक्त और सही जगह की ज़रूरत नहीं होती। खुश रहा करो यार। ये उतरा सा चेहरा लेकर घूमोगे तो क्या तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? उससे अच्छा है हर मोमेंट को एंजॉय करो। किसी शायर ने खूब लिखा है। कार्तिकेय जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए कहता है। क्या लिखा है और कौन से शायर ने लिखा है, ज़रा बताना तो। भाई रुक तो जा, बोलने तो दे। हाँ तो अर्ज़ किया है। उसने एक हाथ कार्तिकेय के कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ को शायरों की तरह हवा में लहराने लगा। गम के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, जीना है तो खुशियों को जी, जो सामने आकर खड़ी है। वाह 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 वाह। मूर्ति खुद ही बोलने लगा और अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगा और बहुत ही दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। ये देखकर लक्ष्मी और कार्तिकेय दोनों हंस दिए। इसी तरह अस्पताल में नीलवेणी के करीबन 2 घंटे तक अलग अलग टेस्ट होते रहे। साथ ही कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए। काउंटर डेस्क पर पैसे जमा कर कार्तिकेय ने रिसिप्ट ली। नीलवेणी के नाम से बनी हुई फाइल भी ली। तभी मूर्ति पूछता है कार्तिकेय से, भाई सारी रिपोर्ट्स कब तक आने वाली हैं? कार्तिकेय फाइल के अंदर झांकता है। कुछ रिपोर्ट कल तक आने वाली हैं और कुछ 2-3 दिन के बाद। तब तक आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो ये भी अच्छा है, मूर्ति कहता है। तीनों नीलवेणी को लेकर घर लौटते हैं। मूर्ति थक कर सोफे पर फसर पड़ता है। अम्मा, खाना दे दो यार, बहुत भूख लगी है। राधा अम्मा कार्तिकेय से पूछती है, वैसे कब तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी नीलवेणी की? वो मौसी 2-4 दिनों में आ जाएंगी। कुछ कल आने वाली है, कुछ उसके बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। राधा अम्मा संतुष्टि के साथ कहती हैं। चलो अच्छी बात है, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो लक्ष्मी को भी थोड़ी राहत मिलेगी। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई तुम लोगों को। नीलवेणी के लिए फंडिंग की व्यवस्था मेरी दोस्त जज सुजाता मुदगल ही करने वाली हैं। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मूर्ति चहक पड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि वो नीलवेणी के इलाज में जो भी खर्च आएगा वो सीधे अस्पताल के साथ लिंक करके चेक से भरपाई करेंगी। मैंने उससे फ़ोन पर सारी बात बताई। नीलवेणी की आप बीती सुनकर उनका हृदय बहुत द्रवित हो उठा और तुरंत वो मदद के लिए तैयार हो गई। सच कहा मौसी, अगर सभी पैसे वाले लोग इस तरह से गरीब लोगों की मदद करेंगे तो कितनी ही समस्याएं हल हो जाएंगी गरीबों की। पैसे के अभाव में जिनका जीवन नर्क समान हो जाता है, उन्हें एक नई आशा की किरण दिखेगी और पैसे वालों के खिलाफ उनकी घृणा भी कम हो जाएगी। सच कहा बेटे तुमने। तभी मूर्ति फिर से चिल्लाने लगता है। अरे अम्मा चलो ना यार, अब तो चूहों ने भी हड़ताल कर दी है पेट में, बहुत तेज़ भूख लगी अम्मा। तभी लक्ष्मी मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो पुकारती है, भैया आ जाइए, खाना लग चुका है। ये सुनते ही मूर्ति बेसब्री से बोल पड़ता है, अरे वाह बच्ची, एक तुम ही हो जो अपने भैया का ख्याल रखती हो। कहते हुए मूर्ति दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए तेज़ी से डाइनिंग टेबल की तरफ खाना खाने चला जाता है।
पीछे से राधा माँ आदेश के स्वर में कहती है, मूर्ति पहले जाकर हाथ धो लो। मूर्ति आगे चलते हुए उनकी बात को अनसुना कर हाथ को लहरा देता है और कहता है, हाँ अम्मा पता है। और पीछे पीछे राधा अम्मा और कार्तिकेय दोनों खाना खाने के लिए मूर्ति के पीछे चल पड़ते हैं। इस तरह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राघवन अपना कुछ पेपर वर्क कर रहे थे। अनंतनाग से पूछताछ करने की कोशिश की, पर अनंतनाग टस से मस न हुआ। अनंतनाग बस धमकियां ही देते जा रहा था और जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था। इंस्पेक्टर राघवन अनंतनाग की तरफ से कोई भी बयान दर्ज नहीं कर पाए। 2-3 दिन बीतने के बाद नीलवेणी के रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं। रिपोर्ट्स में कंक्लूजन आता है, नीलवेणी उस तरह की कोमा अवस्था में है जहां वह हिलडुल नहीं पा रही, होश में नहीं आ रही, पर उसके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं सभी को महसूस कर सकती है और सुन सकती है। उसके ब्रेन सेल्स एक्टिव हैं, वो कभी भी होश में आ सकती हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने नीलवेणी को एडमिट कर उसका उपचार शुरू कर दिया। लक्ष्मी पूरे दिन नीलवेणी के पास बैठी रहती और रात को कभी कभी मदद के लिए कार्तिकेय चला जाता। केस की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। मूर्ति केस की तैयारी में जुटा हुआ था। राधा अम्मा घर और एनजीओ दोनों संभाल रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें कोर्ट के लिए निकलना था। आज सुबह कोर्ट की तारीख थी। देवदासी चैप्टर 43। डॉक्टर रंगनाथन ने नीलवेणी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। लक्ष्मी पूरा दिन भर अस्पताल में ही अपनी अक्का के पास रहती। कभी कार्तिकेय रात में लक्ष्मी की मदद करने अस्पताल चला जाता। आखिर कोर्ट की तारीख आ ही गई। आज सुबह कोर्ट की तारीख थी। नीलवेणी की देखभाल के लिए अस्पताल की एक स्पेशल नर्स को पूरे दिन के लिए उसके पास रखा गया था। चारों सुबह सुबह कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। आज थोड़ी देर हो गई निकलने में, इसलिए सभी एक दूसरे पर झल्ला रहे थे। मूर्ति अपनी अम्मा पर गुस्सा कर रहा था। अम्मा, तुम्हें पता था ना जल्दी निकलना है, फिर भी तुम अपने मुर्गन की पूजा और सब में लगी रही। कितनी देर हो गई देखो हमें निकलने में। राधा अम्मा बड़े ही शांत स्वर में मूर्ति को जवाब दे रही थी। तुम जानते हो ना बेटा, किसी भी शुभ कार्य से पहले मैं मुर्गन के सामने दिया जलाए बिना और भोग लगाए बिना नहीं निकलती। गाड़ी चलाते चलाते मूर्ति और भी गुस्सा हो गया। अरे यार अम्मा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर हमारा नंबर जल्दी आ गया और हम लेट हो गए पहुंचने में तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अम्मा, पता भी है तुम्हें इस बात की गंभीरता। फिर अगली तारीख कब मिलेगी पता नहीं, और तब तक जेल से कौन कौन छूट जाएगा वो भी पता नहीं। मूर्ति का इशारा कार्तिकेय बखूबी समझ रहा था। एक तो देरी, ऊपर से आज ही सभी के सभी नाकारा लोग गाड़ी लेकर रास्ते पे निकल पड़े हैं। आज तो मूर्ति का पारा पूरा ही छटक गया था। पूरे वक्त मूर्ति रास्ते में बड़बड़ करता हुआ गाड़ी चला रहा था। बस करो मूर्ति, अब मौसी को कितना सुनाओगे। कार्तिकेय से रहा नहीं गया और उसने मूर्ति को थोड़े कड़क स्वर में डांटा। लक्ष्मी बेचारी चुपचाप मूर्ति को पहली बार इस गुस्सैल अंदाज में देख रही थी। मूर्ति इतना गुस्सा हो सकता है ये पहली बार उसे आज पता चला था, इसलिए आज उसकी सिट्टी पिट्टी गुल थी। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला, बस आंखें फाड़ फाड़ के मूर्ति के एक नए अवतार को ही देखे जा रही थी। गाड़ी में मूर्ति धमाका कर रहा था और तभी अचानक वो सभी कुछ समझ पाते उससे पहले दूसरा धमाका उनकी गाड़ी के पीछे हुआ। पीछे से एक ट्रक ने आकर गाड़ी को इतनी ज़ोर से धम से टक्कर मारी कि ट्रक ने अपनी बोनेट को गाड़ी के पिछवाड़े में ही घुसा दिया। इस तरह से गाड़ी में बैठे लक्ष्मी और राधा अम्मा दोनों अपनी सीट से उछलकर आगे वाली सीट पर उनके सर टकरा गए और मूर्ति और कार्तिकेय भी आगे डेस्क बोर्ड पर टकरा गए। मूर्ति स्टीयरिंग का संतुलन लगभग खो ही चुका था। जैसे तैसे करके उसने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी को 120 की स्पीड पर भगाया। ये क्या हो रहा है भाई? मूर्ति हड़बड़ा कर बोला। राधा अम्मा और लक्ष्मी भी चिल्लाने लगे। दोनों ने एक दूसरे को संभाला। मूर्ति जितनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, उनके पीछे ट्रक भी उतनी ही तेज़ी से गाड़ी के पीछे बार बार टक्कर मार रही थी। जैसे ही मूर्ति गाड़ी आगे भगाता, पीछे रह जाती ट्रक वापस अपनी गति पकड़ लेती और मूर्ति की गाड़ी पर पीछे से टक्कर मारती। कार्तिकेय के सर में लग चुकी थी। उसके पुराने जख्मों से थोड़ा खून रिसने लगा था। कार्तिकेय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मूर्ति बार बार कार्तिकेय से पूछे जा रहा था, ये कौन है यार? भाई, लगता है ये तेरे बाप के भेजे हुए गुंडे ही हैं। सॉरी यार, इस वक्त रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मूर्ति खींच कर बोला, ये तो हद हो गई। अब जेल में बैठे बैठे भी कांड कर रहा है तेरा बाप यहाँ पर।
जैसे ही ट्रक पीछे से आकर टक्कर मारती, गाड़ी के अंदर चारों हिल जाते ज़बरदस्त। बार बार सभी की गर्दन लचक जाती और मूर्ति का वाक्य बोलने से पहले ही आधा रह जाता। टक्कर की वजह से अपनी सीट से उछलकर आगे टकरा रहे थे चारों, पर ट्रक ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बार बार ट्रक की टक्कर मारने की वजह से मूर्ति की गाड़ी पीछे से पूरी तरह से दबने लगी। राधा अम्मा ने अपने मुर्गन को याद करना शुरू कर दिया। दर्द के मारे उनकी आहें निकल रही थी। लक्ष्मी बार बार पीछे मुड़कर उस ट्रक को देख रही थी। जैसे ही ट्रक वापस गति पकड़कर टक्कर मारने आता, लक्ष्मी अपने कान बंद कर आंखों को भींचकर अपने घुटनों के अंदर मुंह छुपा लेती। कार्तिकेय कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस बार बार पीछे मुड़कर दोनों औरतों को सुरक्षित होने के आश्वासन से देखे जा रहा था। मूर्ति ने अब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। स्पीडोमीटर पर लाल रंग का कांटा 120 किलोमीटर पर आवर से पहुंच चुका था, पर ट्रक ने अभी पीछा नहीं छोड़ा था। मानो कोई खूंखार बड़ा सा राक्षस अपना मुंह खोले उन लोगों को निगलने आ रहा था, और ऐसा प्रतीत हुआ वह उन्हें निगल कर ही दम लेगा। और मूर्ति हो सके उतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था ताकि वो अपने परिवार की और अपनी जान बचा सके, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। देवदासी चैप्टर 44। मूर्ति अपनी गाड़ी को बड़ी ही तेज़ी से चला रहा था और पीछे से ट्रक खूंखार राक्षस की भांति उनका पीछा कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज वो राक्षस इन चारों को निगल कर ही दम लेगा। मूर्ति ने अपनी गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ कर दी, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पीछे से ट्रक के ज़ोरदार टक्कर मारने की वजह से मूर्ति गाड़ी का संतुलन आखिरकार खो बैठा और गाड़ी रोड से जा उतर नीचे गड्ढे में गिर जाती है। ट्रक बिना रुके गाड़ी को गड्ढे में गिरा देखकर आगे निकल जाता है। गाड़ी एक पलटी खाकर नीचे गड्ढे में जब गिरती है, फिर से अपने मूल स्वरूप में ही वही खड़ी रह जाती है। चारों के चारों एक घबराहट के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। मूर्ति तुरंत पीछे वाली सीट पर अपनी अम्मा और लक्ष्मी को देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है, अम्मा, लक्ष्मी, क्या तुम दोनों ठीक हो? लक्ष्मी अपने दोनों घुटनों को पकड़े हुए थी। उसके घुटनों में भी चोट लगी थी। जी भैया, मैं ठीक हूँ, बस घुटनों में खरोंच आई है थोड़ी सी। मूर्ति अपनी अम्मा की तरफ चिंतित चेहरे से देखता है। अम्मा, एक दुखी उद्गार उसके मुंह से निकलता है। उसकी अम्मा बेहोश पड़ी थी। एक कोने में उनका सर झूल रहा था। लक्ष्मी ने भी हड़बड़ी में राधा अम्मा की तरफ देखा और उनकी गर्दन को सीधा किया। कार्तिकेय के सर में भी चोट लग चुकी थी। उसके बालों के अंदर से कहीं से खून रिस रहा था, पर वो ठीक था। तुरंत मूर्ति और कार्तिकेय दोनों गाड़ी के दरवाजे जैसे ही खोलने जाते हैं, दरवाजे खुलते नहीं हैं। झटके की वजह से दरवाजे लॉक हो चुके थे। इस तरफ से पीछे लक्ष्मी ने भी खोलने की कोशिश की, पर वह भी दरवाज़ा खोल नहीं पाई। मूर्ति बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा गया अपनी अम्मा को इस हालत में देखकर, और गाड़ी के दरवाजे ना खुलने की वजह से। उसे क्लस्ट्रोफोबिया था। एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने की वजह से उसे घबराहट होने लगती। उसका संतुलन बिगड़ जाता। आगे की सीट से ही संकरी सी जगह से जैसे तैसे कर वो पीछे की सीट पर आ बैठा अपने अम्मा के पास। लक्ष्मी ने तुरंत से पानी की बोतल खोलकर मूर्ति के हाथों में थमाई और इशारा किया कि राधा अम्मा के चेहरे पर छिड़के। मूर्ति ने पानी की बोतल से कुछ बूंदें लेकर राधा अम्मा के चेहरे पर छिड़के। उसके हाथ कपकपा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। बोतल रखकर अपनी अम्मा के गालों पर हौले हौले से थपका रहा था। कार्तिकेय ने कार में सेफ्टी के लिए हमेशा एक लोहे का सरिया रहता था। उसे लेकर अपनी तरफ के दरवाजे का कांच बड़ी ही ज़ोरदार तरीके से तोड़ दिया। सारे कांच वहीं बिखर गए। बाहर हाथ डालकर उसने दरवाजे के हैंडल को बड़ी मशक्क़त के साथ खोला। कार्तिकेय झट से बाहर निकला। उसने पीछे जाकर लक्ष्मी की तरफ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो खोल ना सका। बिजली की गति से दौड़कर राधा अम्मा की तरफ के दरवाजे के पास गया। पूरी ताकत के साथ उसने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो भी ना खुल सका। मूर्ति को कुछ होश ही नहीं था। वह लगातार राधा अम्मा को बेहोशी से होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी अम्मा को खोने के एक डर के एहसास ने उसके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर दिया था। पास बैठी लक्ष्मी मूर्ति से पीछे से मूर्ति के पीठ पर हाथ फेर रही थी और उसे शांत रहने के लिए विफल प्रयास करा रही थी। घबराहट के मारे मूर्ति पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। उसके सर पर और चेहरे पर भी छोटी मोटी खरोंच आई थी। माथे के एक कोने से थोड़ा खून रिस रहा था, पर उसे मानो लकवा मार गया हो।
उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था। और अचानक राधा अम्मा की आंखें खुलती हैं। दर्द से कराहने लगी। राधा अम्मा की आंख खुलते ही मूर्ति की जान में जान आई। मूर्ति ने अपने दोनों हाथों में अपनी अम्मा का चेहरा थाम लिया। अम्मा, तुम ठीक तो हो? राधा अम्मा ने पलकें झपकाई। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर मूर्ति के चेहरे की तरफ ले गई और मूर्ति के चेहरे पर रिसे हुए खून को साफ करने लगी। एक ममतामयी मुस्कान उनके चेहरे पर तैरने लगी। मूर्ति ने उसके चेहरे पर आए हुए अपने अम्मा के हाथ को पकड़कर सजल नेत्रों से चूम लिया। चलो मूर्ति, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ भाई। पीछे के सारे दरवाजे तो लॉक हो गए हैं। ये आगे का एक ही दरवाज़ा खुला है। यहाँ से धीरे धीरे बाहर आओ। कार्तिकेय बाहर से ही मूर्ति की तरफ देखकर कहता है। मूर्ति झट से कार्तिकेय की तरफ देखकर सकारात्मक भाव में अपनी गर्दन हिलाकर झट से अपने आंसू पोंछ सबसे पहले लक्ष्मी को जाने का आदेश देता है। जाओ लक्ष्मी, पहले तुम निकलो, उसके बाद अम्मा को आगे से संभालना, मैं पीछे रहूँगा। लक्ष्मी तुरंत उठ खड़ी होकर आगे वाली 2 सीट के बीच की संकरी जगह से होकर कार्तिकेय की तरफ के खुले दरवाजे से बाहर निकलती है और राधा अम्मा को भी जैसे तैसे कर बाहर निकाला जाता है। उसके पीछे मूर्ति निकल आता है। अब वो खुली हवा में सांस ले रहे थे। बाहर निकलते ही मानो मूर्ति के अंदर नव प्राण फूंक गए हो। लक्ष्मी ने राधा अम्मा को पास ही पड़े एक पत्थर पर बिठा दिया था और उन्हें पानी पिलाने लगी। कार्तिकेय ने चिंतित स्वर में मूर्ति से कहा, अब कैसे पहुंचेंगे कोर्ट टाइम पर? हाँ यार, तेरे बाप ने तो सारा कबाड़ा ही कर दिया यहाँ पर। कार्तिकेय घड़ी की तरफ देखता है। अब भी पहुँच सकते हैं हम लोग कोर्ट, अब भी वक्त तो है। मूर्ति तुरंत अपनी पहचान वाले गैरेज वाले को फ़ोन करता है और अपने गाड़ी के एक्सीडेंट की बात बताता है और ये भी बताता है कि आज उससे कोर्ट जाना है और उसका कोर्ट जाना कितना ज़रूरी है, और अपने लिए गैरेज से एक पुरानी गाड़ी मदद के लिए मंगवाता है। मूर्ति फ़ोन रखकर कार्तिकेय से बात करता है। भाई, नई गाड़ी आने में भी तो वक्त लगेगा। आज की तारीख निकल जाएगी। तेरे बाप को शांति नहीं है ना? सच में कुछ न कुछ कांड तो करता ही रहता है। कहते कहते मूर्ति अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने घाव से रिसे हुए खून को साफ करता है। इस तरफ इंस्पेक्टर राघवन सभी ज़मींदारों को गिरफ्तार किए हुए कोर्ट ले जाते हैं। अनंतनाग भी था। अपनी तीखी हंसी हंसते हुए इंस्पेक्टर राघवन की तरफ देख रहा था। इंस्पेक्टर राघवन मूर्ति का इंतज़ार कर रहे थे। अभी तक इनके केस की बारी नहीं आई थी। क्या कार्तिकेय, लक्ष्मी और मूर्ति सही सलामत कोर्ट पहुंच पाएंगे? क्या वक्त पर वो कोर्ट पहुंच पाएंगे? जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।